देहरादून में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह आयोजित। सीएम धामी ने युवाओं को सौंपे नियुक्ति पत्र। 33,000 से अधिक युवाओं को मिली नौकरी। चारधाम यात्रा बना श्रद्धालुओं का नया रिकॉर्ड। कपाट खुलने के कुछ ही हफ्तों में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। अब तक 31 लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंचे चारधाम। केदारनाथ में खराब मौसम के चलते हेली सेवाएं अस्थायी रूप से बंद। डीएम विशाल मिश्रा ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा सर्वोपरि। मौसम सुधरने पर फिर शुरू होंगी उड़ानें। बागेश्वर में संघर्ष वाहिनी का जोरदार प्रदर्शन। नगर की बदहाल व्यवस्थाओं के खिलाफ नारेबाजी। समस्याओं का समाधान न होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी। देहरादून में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस ने 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद। देहरादून में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहरी विकास, कौशल विकास और सेवा योजन तथा पशुपालन विभाग में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा, गणेश जोशी और राम सिंह केड़ा भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में पारदर्शी भर्ती प्रणाली के कारण चयन प्रक्रिया का आधार पूरी तरह से निष्पक्ष बना हुआ है। उन्होंने ये भी बताया कि अब तक 33,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। सीएम ने दावा किया कि उत्तराखंड में भर्ती प्रक्रिया से भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। कि आज शहरी विकास विभाग, कौशल विकास विभाग एवं सेवायोजन विभाग, पशुपालन विभाग के अंतर्गत 9 चयनित 221 युवा साथियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है और मैं इस अवसर पर आप सभी 9 चयनित युवा साथियों के साथ साथ आपके गुरुजनों को, आपके अभिभावकों को भी हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं, जिनके त्याग के कारण से, जिनकी प्रार्थना के कारण से, जिनके मार्गदर्शन के कारण से और प्रोत्साहन ने आपको इस सफलता के मुकाम पर पहुंचाया है। और सच में ये आपके लिए बहुत आज का दिन बहुत ही स्वर्णिम दिन है और ये दिन वो दिन है जिसका इंतजार आपके साथ साथ आपके परिवार को भी बेसब्री से था। और जब मैं आज इस सभागार में आप सबके चेहरों को देख रहा हूं और उसकी आभा को देख रहा हूं, मुस्कान देख रहा हूं, तो सच में मेरा विश्वास और दृढ़ हो जाता है कि हमारी सरकार सही दिशा में आगे बढ़ रही है। बढ़ते अगली खबर की ओर। बागेश्वर में नगर की बदहाल व्यवस्थाओं और लंबित जन समस्याओं को लेकर संघर्ष वाहिनी ने जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और पानी के बढ़े हुए बिल, गैस डिलीवरी की अव्यवस्था, नालियों की सफाई, जल निकासी, पार्किंग और सड़क जैसी समस्याओं को लेकर 12 सूत्री मांगे को लिया। संघर्ष वाहिनी का आरोप है कि नगर वासियों को मूलभूत सुविधाएं तक नहीं मिल पा रही हैं। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। कोटद्वार से चारधाम यात्रा को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। यहां पर श्रद्धालुओं की संख्या ने नया रिकॉर्ड बनाया है। कपाट खुलने के कुछ ही हफ्तों में अब तक 31 लाख से अधिक श्रद्धालु चारधाम यात्रा पर पहुंच चुके हैं, जिसे अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा बताया जा रहा है। श्री बद्री केदारनाथ मंदिर समिति के अनुसार केदारनाथ धाम में 11 लाख से ज्यादा भक्तों ने दर्शन किए हैं, जबकि बद्रीनाथ धाम में 9 लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। लगातार बढ़ती भीड़ के चलते यात्रा व्यवस्थाओं को और अधिक मजबूत करने की जरूरत भी महसूस की जा रही है। रुद्रप्रयाग में मानसून की भारी बारिश के बीच केदारनाथ धाम में हेली सेवाओं की सुरक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से सतर्क हो गया है। लगातार खराब मौसम और कम दृश्यता के चलते प्रशासन ने एहतियातन
हेलीकॉप्टर उड़ाने को अस्थायी रूप से रोक दिया है। जिला प्रशासन का कहना है कि यात्रियों की सुरक्षा सर्वोपरि है और किसी भी तरह का जोखिम नहीं लिया जाएगा। हेली सेवाओं को के जो प्रदाता हैं, जो ऑपरेटर्स हैं, उनको सख्त निर्देश दिए गए हैं कि मौसम की जो भविष्यवाणी हो रही है, जो हमारे पास बुलेटिन आ रहे हैं, जो अलर्ट आ रहे हैं, उसका पूरा पालन करें। डीजीसीए और हमारे जो यूकाडा की जो गाइडलाइंस है, जो वहां से दिशा निर्देश जारी होते हैं मौसम को लेकर के, उसमें किसी तरीके का 1% भी कोई रिस्क न ले और मौसम खराब होने की स्थिति में बिल्कुल फ्लाइंग नहीं करेंगे और तीर्थ यात्रियों को अवगत भी कराएंगे ताकि उन्हें वस्तुस्थिति से पता चले। और साथ ही साथ ये बेहतर जो मौसम प्रणाली का जो हम लोगों ने सिस्टम मिला है, जिससे हम लोगों को आगाह कर पा रहे हैं, उसी के कारण कई बार हम लोगों को पता चलता है कि बहुत सारे हेली जो है वो नहीं उड़े क्योंकि मौसम खराब था। तो वो मौसम खराब की सूचना एडवांस में देने से लोगों को हम सुरक्षित रख पाते। खबर हरिद्वार से है, जहां 4 धाम यात्रा के दौरान यात्रियों की सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग पूरी तरह से सतर्क नजर आ रहा है। जिलाधिकारी के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष चेकिंग अभियान में बाहरी राज्यों से आने वाली बसों का गहन चेकिंग की जा रही है। जांच के दौरान कई वाहनों में सुरक्षा मानकों की अनदेखी और नंबर प्लेट का अभाव, इमरजेंसी गेट में खामियां, प्रेशर हॉर्न और बिना वैध परमिट टैक्स संचालन जैसी गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं। परिवहन विभाग ने सख्त कार्रवाई करते हुए 45 बसों का चालान किया और 6 वाहनों को सीज कर दिया। साथ ही 5 बसों की फिटनेस निरस्त कर दी। विभाग ने साफ किया है कि यात्रियों की सुरक्षा से कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। धाम यात्रा चल रही है तो यहाँ पर बहुत से तीर्थयात्रियों का आना जाना लगा हुआ है। तो डीएम सर के सख्त निर्देश हैं कि जो भी ये बाहर की ये स्लीपर बसेस आ रही हैं, इन पर विशेष कार्यवाही की जाए। इसी के अंतर्गत परिवहन विभाग हरिद्वार द्वारा पूरे हरिद्वार जनपद में दो दिन तक रात्रिकालीन चेकिंग कार्य किया गया, जिसके अंतर्गत 45 बसों के हमने चालान किए हैं, 6 से अधिक वाहन हमने सीज किए हैं और 5 से अधिक वाहनों की फिटनेस भी कैंसिल की है। इस अभियान में जो हमारे RI टेक्निकल होते हैं वो भी हमारे साथ रहे, जिनके द्वारा जो वाहन है उनकी टेक्निकल जाँच भी की गई है। हरिद्वार में आगामी कुंभ मेले की तैयारियां तेजी से आगे बढ़ रही हैं। नगर और आसपास के क्षेत्रों में स्थायी और अस्थायी निर्माण कार्य को भी गति दी जा रही है। इस क्रम में प्रशासन ने 6 स्थायी बस अड्डों के निर्माण को मंजूरी दी है। ये बस अड्डे ऋषिकुल, भेल, मोतीचूर और बैरागी कैंप जैसे प्रमुख नोडल क्षेत्रों में बनाए जाएंगे ताकि भीड़ और यातायात दबाव को नियंत्रित किया जा सके। अधिकारियों के अनुसार इससे शहर के भीतर ट्रैफिक का बोझ कम होगा और श्रद्धालुओं को सुगम व्यवस्था मिलेगी। कुंभ मेला अधिकारी सोनिका ने बताया कि यात्रियों के लिए विस्तृत रोड मैप तैयार किया गया है। छह बनाते हैं जो रेगुलर बेसिस पे हमारे यहाँ पे बनाए जाते हैं और उसका अभी हमारी कार्यदायी संस्था है वो RWD है और वो कार्य कर रही है। तो जैसे हम हर साल हर कुंभ में करते हैं, हम लोग जो अस्थायी बस अड्डे बनाते हैं उसी के साथ फिर हम ट्रैफिक प्लान भी बनाते हैं। तो जो ट्रैफिक प्लान बनाया गया है उसमें हम लोगों ने ये पूरा का पूरा जो हमारे अस्थायी बस अड्डे बनने हैं उसका भी प्लान उसमें डाल रखा है। किस तरह से यात्रियों का मूवमेंट हुआ, किस घाट पे वो जाके स्नान करेंगे, सारा उसमें मैपिंग कर रखी है। देहरादून से बड़ी खबर है, जहां दून पुलिस ने हत्या के प्रयास के मामले में वांछित 2 15-15 हजार रुपए के इनामी बदमाशों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। चेकिंग के दौरान पुलिस ने संदिग्ध बाइक सवारों को रोकने का प्रयास किया, लेकिन आरोपी बैरियर तोड़कर फरार हो गए। पीछा करने पर बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उनके पैर में गोली लगी, जिससे दोनों बदमाश घायल हो गए। पुलिस ने मौके से अवैध हथियार, कारतूस और बाइक बरामद की हैं। दोनों आरोपी ऋषिकेश में जानलेवा हमले के मामले में भी वांछित थे और बिहार की आपराधिक घटनाओं से भी जुड़े बताए जा रहे हैं। ऋषिकेश में करीब 3-4 दिन पूर्व एक घटना हुई थी। स्थानीय लोगों के द्वारा कुछ व्यक्ति जो वहां पर शराब पीने की घटना में लगे थे, कुछ शराब पी रहे थे, उनको जब टोका टाकी की गई तो आपस में झगड़ा और बाद में उनके द्वारा गोली चलाई गई थी, जिसमें 2 स्थानीय लोग घायल हुए थे और इसमें इस गुत्थम गुत्था में एक व्यक्ति पकड़ा गया था। बाकी 2 लोग जो अभियुक्त थे वो वहां से फरार होने में सफल रहे थे। ये सूचना पुलिस को मिली थी कि वही संदिग्ध जो लोग हैं वो चेकिंग के दौरान दिखाई दिए हैं और वहां से निकलने की इनके द्वारा कोशिश की जा रही थी। इस दौरान पुलिस ने जब इनको घेरने की कोशिश की,
बाईपास के पास में पुलिस मुठभेड़ में 2 लोग इसमें घायल हुए थे, जिन्हें तत्काल हॉस्पिटल ले जाया गया था। जो ये 3 लोग थे, तीनों ही सीतामढ़ी बिहार से एक अपराध करके वहाँ से भागे थे। एक लूट की घटना को उन्होंने वहाँ अंजाम दिया था, जिसमें जो भी उनको पैसा 3.5 लाख रुपए की जो लूट हुई थी उसको बांटने और यहाँ पर ऋषिकेश में छुपने के प्रयास से ये लोग आए थे। तो तीनों ही अभियुक्तों को जो उस घटना में बिहार में सीतामढ़ी में जो घटना हुई थी लूट की, उसमें ये तीनों लोग थे। इनको तीनों को ही पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया है, जिसमें देहरादून में जानलेवा हमले के एक मामले में दून पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। रायपुर थाना क्षेत्र में साप्ताहिक बाजार में ठेली लगाने को लेकर हुए विवाद के बाद एक व्यक्ति पर धारदार हथियार से हमला किया गया था, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों की पहचान की और मुख्य आरोपी यासीन खान को पटेल नगर क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया। मामले में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश पुलिस कर रही है और इसके लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है। देहरादून में ऑपरेशन प्रहार के तहत दून पुलिस लगातार अपराधियों पर शिकंजा कस रही है। इस अभियान के तहत डनालवाला थाना क्षेत्र में पुलिस ने हाथी बड़कला क्षेत्र में चेकिंग लगाई और इस दौरान एक संदिग्ध युवक को गिरफ्तार किया। तलाशी में उसके पास से अवैध खुखरी बरामद हुई। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह नशे का आदी है और नशे की जरूरतों को पूरा करने के लिए वो आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने की फिराक में था। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी पहले भी चोरी, आर्म्स एक्ट और अन्य आपराधिक मामलों में जेल जा चुका है। आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। देहरादून में सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो को लेकर पुलिस विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। वीडियो में एक पुलिसकर्मी को मोबाइल फोन पर अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए देखा गया, जिसके बाद मामला सामने आते ही एसएसपी देहरादून ने तत्काल संज्ञान लिया और कार्रवाई करते हुए संबंधित पुलिसकर्मी को लाइन हाजिर कर दिया। साथ ही पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच सीओ डोईवाला को सौंप दी गई है। पुलिस विभाग ने साफ किया है कि अनुशासनात्मक कार्रवाई लगातार इसी तरह से जारी रहेगी और आचरण के विपरीत किसी प्रकार की भी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हरिद्वार में जिला मजिस्ट्रेट मयूर दीक्षित ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर विशेष गहन पुनरीक्षक एसआईआर कार्यक्रम पर विस्तृत जानकारी साझा की। बैठक में घर घर जाकर मतदाता प्रपत्रों के विवरण और सत्यापन प्रक्रिया को लेकर पूरी कार्ययोजना पर चर्चा की गई। डीएम ने स्पष्ट किया कि मतदाता सूची को शुद्ध और त्रुटि रहित बनाने के लिए अभियान लगातार चलाया जाएगा। ये अभियान बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील करते हुए उन्होंने कहा कि प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित की जाएगी। प्रशासन का उद्देश्य है कि हर पात्र मतदाता का नाम सूची में शामिल हो और किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि न रहे। पद में प्रारंभ हो चुकी है और भारत निर्वाचन आयोग के डायरेक्शंस में आज से सभी बीएलओज घर घर जाके इन्विटेशन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। वो फॉर्म्स भरने के बाद जो हमारे वोटर्स होंगे वो उस फॉर्म को लौटाएंगे। ईआरओज उसको परीक्षण करके अपनी वोटर लिस्ट जारी करेंगे। उसके बाद दावे और आपत्तियों की प्रक्रिया शुरू होगी और फिर फाइनल वोटर लिस्ट जो होगी वो 15 सितंबर को रिलीज की जाएगी। इस पूरी प्रक्रिया में अगर कोई वोटर अगर ये समझता है कि उसका नाम नहीं है तो वो फॉर्म 6 साथ में भर सकते हैं और साथ ही अगर कोई और भी आपत्ति होती तो उसको भी दिया जा सकता है। सभी ईआरओज की ट्रेनिंग करा दी गई है। राजनीतिक दलों के साथ प्रत्येक सप्ताह हम बैठक करते हैं। आज उसकी कड़ी में आज फिर से बैठक की गई थी, जिसमें सभी राजनीतिक दलों ने प्रतिभाग किया और पूरी प्रक्रिया में सहयोग देने की बात कही है। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर देहरादून से है। देहरादून में आयोजित समाधान दिवस में डीएम डॉक्टर आशीष चौहान ने जनता की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए 194 शिकायतों पर सुनवाई की। डीएम ने सभी विभागों को समयबद्ध निस्तारण के सख्त निर्देश दिए। बैंक की लापरवाही से जुड़े एक मामले में पात्रता जांचे बिना ऋण स्वीकृत कर मकान नीलामी नोटिस भेजने पर रिपोर्ट तलब की गई। वहीं बुजुर्ग पिता से धोखे से संपत्ति अपने नाम करने वाले और भरण पोषण न करने वाले बेटे के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए। डीएम ने अवैध कब्जों की जांच, बच्चों के इलाज, सड़कों, पुलों और महिला सुरक्षा से जुड़े कार्यों में तेजी लाने के भी निर्देश दिए। बैंकों की लापरवाही पे डीएम ने ये सख्त निर्देश दिए हैं और महिला और विकास कार्यों को तेजी से चलाने के निर्देश जिलाधिकारी ने दिए हैं कि देहरादून में जो भी धीमी गति से कार्य किए जा रहे हैं, सरकारी कार्य में जो लापरवाही हो रही है, उस पर डीएम ने सख्त निर्देश दिए हैं और बैंक की लापरवाही पे डीएम ने रिपोर्ट भी तलब की है।
देहरादून में समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने विभिन्न राष्ट्रीय मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने अखिलेश यादव का द्वारा राम मंदिर में चंदे से जुड़े आरोपों की जांच की मांग को लेकर सवाल उठाए और टिप्पणी की। इसके साथ ही उन्होंने भारत गठबंधन की बैठक, देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और किसानों को उर्वरक की कमी जैसे मुद्दे पर भी अपनी राय रखी। अवधेश प्रसाद ने कहा कि जनता इन समस्याओं से प्रभावित हो रही है और सरकार को इस पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। हाँ, ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम के मंदिर में करोड़ों करोड़ों रुपए का हेरा फेरी और रुपया चढ़ावा का है, जो देश के तमाम लोग आते हैं, राम के प्रति श्रद्धावान रहते हैं, मत्था टेकते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं। उसी का पैसा है जिसकी संख्या लाखों हजारों में नहीं, करोड़ों करोड़ों में, और जिसके हेरा फेरी का हड़पने का मामला माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत मजबूती के साथ उठाया। बढ़ते अगली खबर की ओर। नैनीताल में स्थित कैंची धाम में नीम करोली बाबा के स्थापना दिवस को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना को देखते हुए प्रशासन और मंदिर समिति द्वारा विशेष व्यवस्थाएं की जा रही हैं। भीड़ प्रबंधन और सुगम आवागमन के लिए ट्रैफिक रूट भी विकसित किया जा रहा है ताकि श्रद्धालुओं को दर्शन के दौरान किसी प्रकार की असुविधा न हो। सुरक्षा, यातायात और मूलभूत सुविधाओं को लेकर भी पूरी कार्ययोजना तैयार की जा रही है। आयोजन को शांतिपूर्वक और सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। पिछले वर्ष की तैयारियों से अनुभव लेते हुए, पिछले वर्ष की जो हमारे जिस तरीके की समस्याएं यहाँ आई थी उसका अनुभव लेते हुए सभी विभागों को यहाँ पर एक मंच पर बैठा करके मंदिर समिति के साथ जो है उनके अनुभव को शेयर करके तैयारियां की गई हैं। पुलिस विभाग की जिम्मेदारी, रोडवेज की जिम्मेदारी, परिवहन विभाग की जिम्मेदारी, सफाई व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, सभी को जो है चिन्हित किया गया है कि किसकी कहाँ आवश्यकता है, कितनी संख्या में आवश्यकता है, क्या क्या आवश्यकता है, सबको बताया गया है और उनसे अपेक्षा की गई है कि बिना किसी त्रुटि के इन व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करें। बेटा है, महाराज ने बोला था सारा विश्व आएगा, सारा विश्व आ रहा है। और हम तो बचपन से जुड़े हुए हैं महाराज के टाइम से, और बल्कि महाराज ने जिस शरीर छोड़ा मैं आखिरी वक्त तो उनके साथ था। मतलब जब वो कैंची मंदिर छोड़ा उस आधे घंटे पहले तक मैं उनके साथ था। मेरी तो अगाध श्रद्धा थी, शुरू से थी, और हमने कई चीजें देखी है, महाराज की खुद भी देखी है। तो जुड़ाव अपने आप भक्तों का होता है, उसको बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। स्थापना दिवस है तो किस तरह तैयारियां चल रही है पूरी तरीके से। 12 तारीख से हमारे मालपुए बनने शुरू हो जाएंगे, प्रसाद बनना शुरू हो जाएगा, क्योंकि 15 तारीख को एकदम इतना प्रसाद बन नहीं पाता, तो हम उसको पहले हल्का सुखाते हैं, ठंडा करते हैं, तब उसको प्रिजर्व करते हैं। ये हमेशा शुरू से ही 12 तारीख से हम लोग शुरुआत इसकी करते हैं, और 12 से हमारी हनुमान चालीसा का समापन होने के बाद जो 1 महीने आजकल चल रही है, 12 तारीख को हमारी रामायण शुरू होती है, 13 को हमारा समापन होगा, 14 को हवन करके तब 15 की सुबह तो हम प्रसाद वितरण शुरू करते हैं। हमेशा बाबा जी के समय से ये परंपरा चली आ रही है। कैसा है? लेकिन तैयारी तो हर प्रकार हर साल एक जैसी होती है, क्योंकि ये एक परंपरा बनी हुई है और हम लोग इस परंपरा को उसी रूप से करते आ रहे हैं जो बाबा जी के समय से और श्री माँ के समय से चली आ रही है। मालपुए का प्रसाद कब से बनाया जाएगा? 12 तारीख से ये बनना शुरू होगा, 15 के दिन तक बनता है, ताकि सबको पूर्ण तरह से ये प्रसाद मिल जाए। और जो श्रद्धालु नहीं आ पाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि 16 तक को भी जितना बढ़ जाए ये बांटा जाता है। देहरादून स्थित मां डाट काली मंदिर को उत्तराखंड के प्रमुख शक्तिपीठों में गिना जाता है। मान्यता है कि देहरादून और दिल्ली के बीच सड़क मार्ग के लिए गुफा निर्माण के दौरान अंग्रेजों ने मां डाट काली के चमत्कार का सामना किया था। स्थानीय कथाओं के अनुसार दिन भर गुफा की खुदाई कर मलबा निकाला जाता था, लेकिन अगले ही दिन गुफा में
फिर मलबा आ जाता था, यानी कि गुफा फिर से बंद हो जाती थी। बताया जाता है कि बाद में मां डाट काली ने स्वप्न में दर्शन देकर अपनी पिंडी को पहाड़ से निकालकर मूर्ति स्वरूप स्थापित करने का निर्देश दिया, जिसके बाद निर्माण कार्य आगे बढ़ सका। मंदिर आज भी श्रद्धालुओं की गहरी आस्था का केंद्र है। नया वाहन, घर, प्लॉट या किसी भी शुभ कार्य से पहले लोग यहाँ पहुंचकर मां के दर्शन करते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। देहरादून के ट्रांसपोर्ट नगर क्षेत्र में एक होटल में साफ सफाई की गंभीर अनदेखी सामने आई। होटल के रसोई और बर्तनों के आसपास चूहे खुलेआम घूमते हुए देखे गए, जिससे खाद्य सुरक्षा और ग्राहकों के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बढ़ गई। स्थानीय लोगों के अनुसार होटल में स्वच्छता की स्थिति बेहद खराब है। रसोई में जो खाद्य सामग्री रखी है और साथ ही जो बर्तन है, इसके बीच तमाम चूहे हमेशा मौजूद रहते हैं और वो संक्रमण और बीमारी फैलाते हैं, जिससे कि बीमारियों का खतरा लगातार बढ़ जाता है। नैनीताल में वीकेंड के बाद भी पर्यटकों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। सरोवर नगरी में मौसम सामान्य और ठंडा होने से देश विदेश से आए सैलानी नैनी झील में नौका विहार और पर्यटन का आनंद ले रहे हैं। भीड़ बढ़ने से पार्किंग फुल हो गई है और नावों के लिए लंबी कतारें लग रही है। विश्व प्रसिद्ध मां नैना देवी मंदिर में भी श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। साथ ही इस समय जो बारिश हुई है, इससे झील का जलस्तर बढ़ गया है, जो कि अब घटता हुआ दिख रहा है। मैदानी क्षेत्रों में बढ़ती हुई गर्मी के बीच देहरादून के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ रही है। सहस्त्रधारा, लच्छीवाला, माल देवता और गुच्चू पानी जैसे प्राकृतिक स्थलों पर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान समेत उत्तराखंड के विभिन्न जनपदों से बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं, जहां लोग ठंडे पानी और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते हुए गर्मी से राहत पा रहे हैं। पर्यटकों ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि देहरादून में पर्यटन स्थल परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने के लिए बेहतरीन जगह है। हालांकि बढ़ती हुई भीड़ के कारण लच्छीवाला क्षेत्र में वाहनों का दबाव बढ़ गया है, जिससे लोगों को जाम की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इसके बावजूद पर्यटकों का उत्साह बना हुआ है और पर्यटन स्थल पर रौनक देखने को मिल रही है। हरियाणा से कैसे आप घूमने के लिए आए हैं। कल ऋषिकेश से यहाँ के दर्शन किए, राम नदी पे गए, राम सेतु पे गए, और वो जो टेंट वाला जो रंग बनाया वहाँ गए। उसके बाद यहाँ आए हैं, यहाँ पे अच्छा लग रहा है और पूरे बच्चे भी है। उसके लिए कि वह आने के बाद गर्मी से राहत मिली। देवभूमि की खबरों में फिलहाल यहीं तक। खबरों का सिलसिला लगातार आज की खबर पर जारी रहेगा। हर सुबह एक नई कहानी, हर कदम में आत्मविश्वास, आवाज से बदलाव तक, यही है नारी का आभास। सपने भी उसके, मंजिल भी उसकी, नारी शक्ति का सच प्रगति पथ। प्रगति ठाकुर के साथ प्रत्येक रविवार सिर्फ आज की खबर पर। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। जौनपुर का एक गांव जो काफी फेमस है, यहाँ से IAS IPS लगातार निकलते हैं, पीछे निकलते हैं। कुछ समय बाद जो ये बदायूं भी एक हब बनेगा। जौनपुर से प्रेरणा लेकर के बदायूं के बच्चे भी कैसे वहाँ पर IAS अफसर बने, IPS अफसर बने। मैं कह सकता हूँ कि हमने संगठन से एक बात सीखी है, जहाँ कम वहाँ हम। और आप आश्चर्य करेंगे जब बच्चों से पूछते हैं कि ऐसी सुविधाएं और जो हम सिस्टम चलाते हैं, बच्चे कहते हैं ऐसा मुखर्जी नगर कोटा में भी शायद। बाबूजी कल्याण सिंह जी की आपने याद दिला दिया। मैं भी जब जाता था तो वो दूर से ही बुला लेते थे, विश्वकर्मा जी अंदर आ जाइए, और अपने बगल में बैठा लेते थे। तो जबरदस्त हो रहा था। उनके पास से जो लोग निकले हैं, आप जैसे लोग हों, जल शक्ति मंत्री को मैंने देखा है कि कितना, तो एक वो क्या लगता था बरगद के पेड़ के माफिक थे क्या? देखिए, बाबूजी कल्याण सिंह जी से मेरी भेंट 1984 में हुई। लगा कि मुझे कोई राजनीतिक गॉडफादर मिल गया हो, और मैंने ईश्वर से प्रार्थना की थी कि बाबूजी मुझे नाम से पहचान लें। और मैंने
अपने दिल से ही उनको अपना राजनीतिक गुरु स्वीकार मान लिया। वन नेशन वन राशन कार्ड की बात की, तो जिससे अब जो